हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स में शॉर्ट टर्म के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है, बाकी इंडेक्सेस के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है, बाहर के इंडेक्सेस के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है, बजट के भी कुछ डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक ऐसे पॉइंट्स जो कि मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और हम नियो वेव्स के बारे में भी जानेंगे कि नियो वेव्स के हिसाब से सी वेव का 5 स्ट्रक्चरल फॉर्म हो रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले निकाई के चार्ट देख लेते हैं। ये निकाई का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये पूरी टाइम वाइज करेक्शन कर रहा था। बीच में इसने सपोर्ट के नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन नीचे टिक नहीं पाया, ऊपर फिर से बाउंस आ गया और इसे हम फॉल्स ब्रेकडाउन मान सकते हैं। इसका मतलब है कि निकाई काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आकर टिकेगा, वहाँ पे अपमूव आएगी, तो हम ये मान सकते हैं कि एशियन मार्केट्स के अंदर, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी अपमूव आ सकती है। और इसके लिए भी एक ही महीना बचा हुआ है जिसके अंदर अपमूव पॉसिबल है। कोस्पी का भी चार्ट देख लेते हैं। कोस्पी का चार्ट काफ़ी वीक है। हालांकि ये पहले डेली टाइम फ्रेम पर करेक्शन कर रहा था, लेकिन उसका ब्रेकडाउन आ चुका है और ब्रेकडाउन कंफर्म भी हो चुका है। इसका मतलब है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाएगा। तो हमें अभी तो इसे देखते ही नहीं रहना, लेकिन जैसे इसके अंदर अपमूव आती है हम इसे ट्रैक करते रह सकते हैं। तो एक बार डॉ जोन्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये डॉ जोन्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अभी यहाँ पर एक मूविंग एवरेजेस के बीच में कंसोलिडेशन हो रही है, जो कंसोलिडेशन होगी 50 EMA और 200 EMA के बीच में। जैसे ये कंसोलिडेशन होगी, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाएंगे, तब हम ये मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो गई है। नेस्डैक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये नेस्डैक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने भी करेक्शन कर रहा है। ये भी मूविंग एवरेजेस के नीचे अगर टिक चुका है, इसके अंदर एक चांसेस है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर आ सकता है। लेकिन नैस्डैक के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज लिस्टेड है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके वजह से नैस्डैक थोड़ा टिका हुआ है। फेसबुक का भी चार्ट हम देखेंगे, उसमें बहुत बड़ा गैप डाउन हो चुका है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज है जिसके अंदर वीकनेस या फिर बियर मार्केट शुरू हो चुकी है। तो एक बार रसल का भी चार्ट देख लेते हैं। रसल का भी चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, ब्रेकडाउन ये दे चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे ब्रेकडाउन या फिर डाउन मूव नहीं मान सकते। ये कोई बियर मार्केट की स्टार्टिंग नहीं है। यहाँ से भी अप मूव आनी है, इसको भी अपना हाई काटना है, थोड़ा ऊपर जाना है, और हालांकि ये भी सस्टेन कर सकता है। तो एक बार वोवेस्पा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये वोवेस्पा का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये 2021 के स्टार्टिंग से ही करेक्शन कर रहा है। पूरी 2021 ये करेक्शन करता रहा, लेकिन 2022 के स्टार्टिंग में ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कि डबल बॉटम फॉर्म हो रही है। ये जो डब्ल्यू शेप आप देख रहे हो, ये प्रॉपर एक डबल बॉटम फॉर्म कर रहा था। मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये टिक चुका है। हालांकि यहाँ पर अपमूव स्टार्ट हो सकती है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स है और इंडिया की तरह ब्राज़ील के अंदर भी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो एक बार फेसबुक का चार्ट देख लेते हैं, जो कि काफ़ी वीक है। फेसबुक के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि पहले डेली टाइम फ्रेम के नीचे करेक्शन कर रहा था, बीच में यहाँ पर बाउंस आने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर से बड़ी गैप डाउन हो गया। ये बड़े गैप डाउन का मतलब है फेसबुक का रिजल्ट काफ़ी ख़राब था, उस ख़राब रिजल्ट के कारण ये गैप डाउन हो गया। अगर ये गैप डाउन ना भी होता, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता, तब भी हम ये मान सकते थे कि वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन करने आ सकता था, क्योंकि फेसबुक के अंदर वैसे भी कोई प्लेटफॉर्म उसका चलता नहीं, अभी उसका स्टॉक भी नहीं चलता। लेकिन अगर फेसबुक को बाकी चार्ट से कंपेयर करो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, तो उनके चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो ऊपर टिका हुआ है। तो उन्हीं स्टॉक की वजह से नैस्डैक ऊपर टिका है। या फिर फेसबुक या फिर बाकी स्टॉक को आप मान सकते हो, जैसे कि पेपाल होल्डिंग्स, उनकी बियर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार निफ्टी की भी चर्चा कर लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, लेकिन चार्ट के ऊपर जाने से पहले और मैं यहाँ पर 5 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। 5 ऐसे लोग हैं जो कि निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो लोग हैं जो कि फंडामेंटल काफ़ी देखते हैं। फंडामेंटली चीज़ें उतनी स्ट्रांग नहीं है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि निफ्टी के अंदर ये जो मूव चल रही है वो मूवमेंट नकली है और यहाँ के बाद बियर मार्केट स्टार्ट हो सकती है। दूसरे टाइप के वो लोग हैं जो कि इनहेरेंट बेरिश है, यानी कि ऐसे लोग जो कि नेगेटिव सोचने वाले हैं। अब नेगेटिविटी का मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं वो बेरिश है, और जो पॉजिटिव सोचते हैं वो बुलिश है। अब तीसरी तरह के लोग ऐसे भी है जो बेरिश तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है, जो नीचे से देखते आ रहे थे कि मार्केट चलती जा रही है, कुछ ले नहीं पाए, और उसके बाद उनमें एक बेरिशनेस फॉर्म हो गई है।
जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आएगी वो बेरिश लोग अचानक बुलिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वैसे भी लोग हैं, उनके हिसाब से टाइम वाइज करेक्शन की जगह प्राइस वाइज करेक्शन हो सकती है। और प्राइस वाइज करेक्शन का मतलब है निफ्टी ऑलमोस्ट 13,000 या फिर 12,000 के भी लेवल्स दिखाई दे सकता है। उतनी बड़ी करेक्शन हो सकती है निफ्टी के अंदर। अगर वो बेरिशनेस या फिर निफ्टी वहाँ पर आ जाती है तो वो सारे लोग जो कि बेरिश थे वो अचानक बुलिश कन्वर्ट हो जाएंगे। चौथी तरह के लोग जो हमारे जैसे हैं, जो कि ये सोचते हैं कि निफ्टी के अंदर बड़ा फॉल नहीं आएगा, छोटी मोटी करेक्शन हो सकती है, टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है, यहीं पर एक रेंज में काम कर सकता है और उसके बाद फिर से अप मूव स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पांचवी तरह के लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि करेक्शन हो गई नहीं इस टाइम पर और यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाती रहेगी और मार्केट में एक नया हाई क्रिएट होगा इसी महीने के अंदर या फिर अगले महीने के अंदर। वैसे भी तरह के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर हम 5 चीज़ों में एक कैटेगरी वाइज देखें तो जो तीसरी कैटेगरी है जो कि ये सोचते हैं कि मार्केट में प्राइस वाइज करेक्शन हो सकती है, उनको आप मान सकते हो कि वैसी चीज़ तो कोई होने वाली नहीं है। क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मार्केट के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन हो जाएगी और जो नीचे से छूट गए उनके लिए कोई बेरिशनेस या फिर वो नेगेटिव नहीं सोचते। बस उनके लिए ऐसा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए फिर हम बाय करेंगे, मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए फिर हम बाय करेंगे। लेकिन मार्केट नीचे आती नहीं तो बाय नहीं कर पाए। इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो अचानक बुलिश कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मार्केट को नीचे आने का कोई रीज़न नहीं मिलेगा। अब क्योंकि अगर मार्केट नीचे आती है, अगर वो बुलिश में कन्वर्ट भी हो गए तो बहुत सारे लोग अगर बाय करेंगे तो मार्केट को ऊपर जाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं आना और ज़्यादा नीचे अगर आना भी है तो वहाँ पर रुकना नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन रुके लेकिन ज़्यादा टाइम वहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं होगी। कंसोलिडेशन होगी ऊपर के साइड। ऊपर की साइड का मतलब है 17,000 या फिर 16,000 से भी ऊपर, यहीं पर कंसोलिडेशन होगी, ना कि नीचे। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रॉपर बेरिश है और बेरिश का मतलब है कि वो हर बार शॉर्ट ही करता है। अब जो बेरिश लोग हैं या फिर फंडामेंटल्स को देख के बेरिश बने हैं, अब उनके लिए यहाँ पर पैसा बनना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेरिश लोगों का पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा तो आगे जाके बुलिश को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर बेरिश लोगों का पैसा बनना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है कि इंट्राडे में थोड़ा सा बन जाए या फिर डिलीवरी में भी थोड़ा सा बन जाए, लेकिन इस टाइम के ऊपर बेरिश लोगों का या फिर बियर लोगों का पैसा बनना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर हो सकता है आने वाले इसी महीने के अंदर, यानी कि फेब्रुआरी के अंदर। फेब्रुआरी के अंदर ही बेरिश लोगों का पैसा बन सकता है। मार्च के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। फेब्रुआरी के अंदर ही ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबल होगी और फेब्रुआरी का महीना काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, बचा हुआ ये महीना। और यहाँ तक कि मार्च में भी रिज़ल्ट लगने वाला है तो इसका मतलब वहाँ पर भी वॉलेटिलिटी थोड़ी और बढ़ सकती है। लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ अलाइ करने की कोशिश करें तो रिज़ल्ट की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो सकती है। तो एक बार चौथी तरह के लोग यानी कि हम जैसे लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जैसा मानना ये है कि निफ्टी में टाइम वाइज करेक्शन होगी और टाइम वाइज करेक्शन का मतलब है यहाँ पर 2-3 महीने कंसोलिडेशन हो सकती है। हो सकता है कि कंसोलिडेशन अप्रैल या फिर अप्रैल के एंड तक भी चले, लेकिन कंसोलिडेशन होगी, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाएंगे और ये पर टाइम वाइज करेक्शन होगी। प्राइस वाइज ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, टाइम वाइज ये करेक्शन होती रहेगी और उसके बाद फिर से अप मूव स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन जो तीसरी वाली लोग हैं यानी कि जो सोचते हैं प्राइस वाइज करेक्शन होगी, वो लोग ज़्यादा मेजॉरिटी में है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बेरिश हो जाएंगे या फिर निफ्टी में कोई बेरिशनेस स्टार्ट हो जाएगी, बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, तो वो चीज़ तो होने वाली है नहीं। और तीसरी वाले लोग जो चीज़ मेजॉरिटी में है, ज़्यादातर लोग जो सोचेंगे वो चीज़ कभी होती नहीं। तो अब तीसरा भी मान सकते हो कि वो चीज़ कभी होगी नहीं। लेकिन पांचवी तरह की ऐसी कैटेगरी है जो कि ये सोचती है कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा राइज आ सकता है, जो कि प्रॉपर बुलिश है और यहाँ से भी करेक्शन ख़त्म हो सकती है। जहाँ पर ये बिना करेक्शन ख़त्म किए या फिर बिना कंसोलिडेशन किए मूविंग एवरेज स्क्वीज भी ना हो और मार्केट के अंदर एक अपमूव आ सकती है, ऐसा सोचने वाले लोग काफ़ी कम है। तो मार्केट के अंदर एक सरप्राइज़ आ सकता है, वो सरप्राइज़ होगा फेब्रुआरी के बाद। लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे ऊपर जाने की कोशिश करता है आपको पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन जो भी होगा वो फेब्रुआरी के एंडिंग में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है या फिर मार्च में ही हो सकता है, फेब्रुआरी तक नहीं हो सकता। हालांकि फेब्रुआरी का हम बोल सके हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है मार्केट तो आपको बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ऑटो के अंदर भी परफॉर्मेंस आ सकती है, हालांकि ऑटो के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ऑटो के अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है।
हमने अपने लास्ट एपिसोड्स में बात की हुई थी कि निफ्टी के अंदर टाइम वाइज करेक्शन तो हो सकती है, लेकिन ये रनिंग फ्लैट हो रहा है या फिर जिगजैग हो रहा है, उसके लिए एक कन्फ्यूजन है। जिगजैग करेक्शन तो ये नहीं कर रहा, या तो ये फ्लैट करेक्शन कर सकता है या फिर रनिंग फ्लैट करेक्शन कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि रनिंग फ्लैट जिगजैग ये सब क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार जान लेते हैं कि फ्लैट क्या होता है शॉर्ट के अंदर। अगर फ्लैट करेक्शन फॉर्म होती है तो पहली वेव जो कि नीचे फॉर्म होगी, जिसको हम ए वेव बोलते हैं, दूसरी जो बी वेव फॉर्म होगी वो अपने हाई के आसपास हो जा सकती है, लेकिन हाई के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना और बहुत ज़्यादा कम नीचे भी क्लोज नहीं होना, उसको हम बोल सकते हैं बी वेव। तो बी वेव तो यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, और बी वेव फॉर्म होने के बाद यहाँ पर सी वेव भी फॉर्म हो सकती है, और जो सी वेव फॉर्म होगी वो होगी 5 स्टेजेस के अंदर। तो एक बार इसका 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। हम जो सी वेव की बात कर रहे हैं, सी वेव के अंदर 5 स्टेजेस है, 1 2 3 4 और 5। उस सी वेव के अंदर फर्स्ट वेव जो फॉर्म हुई थी वो ये है। ऑलमोस्ट जो नीचे गिरावट आप देख रहे हो सबसे बड़ी, वो फर्स्ट वेव फॉर्म हुई थी। तो फर्स्ट वेव तो काफ़ी बड़ी फॉर्म हो चुकी है। फर्स्ट वेव बड़ी फॉर्म होने का मतलब ये है कि बाकी तो दो वेव्स बनेगी वो काफ़ी छोटी फॉर्म होगी। तो फर्स्ट वेव बड़ी फॉर्म हो चुकी है, लेकिन और एक कंडीशन है कि अगर फर्स्ट वेव बड़ी फॉर्म होती है तो फिर भी थर्ड वेव को काफ़ी छोटा नहीं बनना। थर्ड वेव को आप मान सकते हो कि फिफ्थ वेव थोड़ी छोटी बन सकती है, या फिर फर्स्ट वेव छोटी बन सकती है, लेकिन थर्ड वेव को काफ़ी छोटा नहीं बनना। तो थर्ड वेव भी फॉर्म हो सकती है। अभी अब जो फॉल देख रहे हो वो एक थर्ड वेव फॉर्म हो रही है। अगर ये करेक्शन एक्सटेंड हो भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 तक ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है, ना तो उससे नीचे। हम यहाँ पर एक फिबोनाची नंबर्स भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे जो फॉल हुआ था उसके बाद जो बाउंस आया वो ऑलमोस्ट 0.62% के आसपास, यानी कि 62% का बाउंस आ चुका था। तो यहाँ पर अब मान सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव फॉर्म हुई थी, उसका बाउंस से जो सेकेंड वेव फॉर्म हुआ, और वहाँ पर एक थर्ड वेव फॉर्म हो रही है। इस लो के भी नीचे जो थर्ड वेव फॉर्म होगी उसके फॉर्म होने के बाद एक फिर से एक बाउंस आएगा और फिर से एक नीचे फॉर्म होगी। लेकिन जो फिफ्थ वेव बनेगी वो काफ़ी छोटी होगी साइज़ के अंदर। हो सकता है वो 200-300 पॉइंट की मूवमेंट ही हो, या फिर ज़्यादा ये ऊपर नीचे ना करे। फिफ्थ वेव काफ़ी छोटे बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि फिफ्थ वेव के अंदर ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। आप वहाँ पर देख सकते हो कि 200 पॉइंट का फॉल हो गया, 300 पॉइंट का फॉल हो गया, और फिफ्थ वेव फॉर्म हो चुकी है। जैसे ये वेव्स फॉर्म होगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें कि फिफ्थ वेव काफ़ी नीचे फॉर्म हो सकती है, लेकिन 16,000 से ज़्यादा नीचे नहीं जाना। तो एक बार निफ्टी इंफ्रा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी इंफ्रा का 4 आवर का चार्ट है। हालांकि ये बाकी सेक्टर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये 4 आवर की टाइम फ्रेम पे करेक्शन कर रहा है। बाकी चार्ट अगर आप देखो तो 1 डे की टाइम फ्रेम पर, या फिर हम फार्मा इंडेक्स की बात करें या एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें, तो वो 1 डे से नीचे आने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन इंफ्रा हालांकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में करेक्शन कर रहा है। यहाँ पर आप बीच में देख सकते हो कि थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन फिर से ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हम फॉल्स ब्रेकडाउन मान सकते हैं, जैसे कि निकाय इंडेक्स के अंदर हुआ था कि वो थोड़ा सा नीचे आ गया फिर से कैंसिल हो गया, इसको हम फॉल्स ब्रेकडाउन मान सकते हैं। तो ये भी फिर से ऊपर आ चुका है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है। निफ्टी इंफ्रा के अंदर करेक्शन सबसे पहले पूरी होगी। अगर यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड करने की कोशिश करता है तो टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। तो एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर प्रॉपर एक रनिंग प्लेटफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर अपमूव पॉसिबल हो सकती है। हालांकि अगर बैंकिंग स्टॉक देखो तो बैंकिंग स्टॉक चलना शुरू कर चुके हैं। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उनके रिज़ल्ट इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो एनपीए हमने प्रीवियसली रिकॉर्ड किया था वो एनपीए रिटर्न आने की कोशिश कर रहा है। अब एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पहले से हमने जो एसेट डिक्लेयर किए थे जो कि परफॉर्म नहीं करने वाले, बैड डेब्ट हो सकते हैं, वो हालांकि एक लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो पैसा रिटर्न आने लगेगा वो पैसा सीधे पी&एल अकाउंट में आएगा, ना कि किसी ग्रॉस अकाउंट में। तो इस रीज़न के कारण उन बैंक का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। बैड बैंक और इंडियन बैंक्रप्सी कोड, इन दो रीज़न ये काफ़ी बड़े रीज़न है कि उनका पैसा रिटर्न क्यों आ रहा है। अगर आपने हमारा बैड बैंक वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो बैंकिंग स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि थोड़ी अच्छी मूवमेंट आ जाए, लेकिन अगर प्रीवियसली आप चेक करो तो प्रीवियसली बैंकिंग ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है।
2018 से पहले। तो बड़े रिटर्न्स तो पहले से ही दे चुका है। जो कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे जैसे कि इंफ्रा, मेटल, उनके अंदर बड़ी मूवमेंट आ सकती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल जो कि काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, उनके अंदर बड़ी मूवमेंट आना उतना पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। निफ्टी आईटी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी आईटी का डेली चार्ट है। हालांकि सपोर्ट के ऊपर नीचे तो कर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेजेस को इसको भी स्क्वीज़ करना है। यहाँ पर एक स्क्वीज़ हो सकता है मूविंग एवरेजेस के बीच में, और कंसोलिडेशन होगी 50 एमए और 200 एमए के बीच में। जैसे ही निफ्टी आईटी के अंदर मूवमेंट आती है, आईसीआईसीआई टेक भी उसी तरह से मूव कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार निफ्टी मेटल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी मेटल का डेली चार्ट है। इसके अंदर भी प्रॉपर टाइम वाइज करेक्शन हो रही है। यहाँ पर ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, मेटल स्टॉक भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन इसके अंदर बस एक कंसर्न है कि आपने 200 एमए को अभी तक टच नहीं किया। लेकिन अगर आप इसे बाय करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 एमए पर आज भी जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें और ऐड ऑन कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक बार निफ्टी फार्मा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी फार्मा का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। ये भी प्रॉपर टाइम वाइज करेक्शन थी, लेकिन अभी जाकर ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम के नीचे आ सकता है। अगर ये वाला लो कट जाता है निफ्टी फार्मा के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाएगा अपनी करेक्शन को पूरा करने। और वीकली टाइम फ्रेम का मतलब है कि टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों ही काफ़ी एक्सटेंड हो सकती है। तो एक बार निफ्टी जूनियर का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी जूनियर का चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 200 एमए पर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट इसने ले चुका है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन होगी 50 एमए और 200 एमए के बीच में। जैसे ही कंसोलिडेशन पूरी होगी हम इसे बाई कर सकते हैं। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो जूनियर भी जेटीएफ भी बाय कर सकते हो। तो एक बार मिड कैप 100 का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी मिड कैप 100 का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर हमने जो सपोर्ट यहाँ पर मार्क की हुई है ऑलमोस्ट 28,470 के आसपास। जैसे ही ये सपोर्ट के आसपास आएगा आप चाहे तो इनके भी स्टॉक बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही निफ्टी को काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन मिसिंग है, जो कंसोलिडेशन निफ्टी में हो सकती है, निफ्टी जूनियर में भी हो सकती है, और मिड कैप में भी हो सकती है। तो एक बार स्मॉल कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। ये स्मॉल कैप का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसको भी थोड़ा सा नीचे आना है। ये भी अपने 10,200 के लेवल पर आ सकता है, वहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है। इसके अंदर भी 5 स्टेजेस के अंदर करेक्शन पूरी होगी, जैसे कि निफ्टी के अंदर पूरी हो रही है। इसके अंदर भी कुछ ऐसी करेक्शन पूरी हो सकती है। तो एक बार गोल्ड का भी चार्ट देख लेते हैं। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि करेक्शन तो हो रही थी, ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जैसे इस ट्रायंगल के पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा हम इसमें मान सकते हैं गोल्ड के अंदर अपमूव आ सकती है। लेकिन ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो एक बार भी इसने 200 EMA को टच नहीं किया। लेकिन अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखो तो डेली टाइम फ्रेम के नीचे तो ये आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाए करेक्शन को पूरा करने। और वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार भी इसने 200 EMA टच नहीं किया, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है करेक्शन को पूरा करने अगर इसको 200 EMA टच करना ही है, लेकिन यहाँ से भी ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस या फिर थोड़ा दबाव आ सकता है, खास करके यूएस मार्केट के ऊपर। तो एक बार कॉपर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये कॉपर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस तो पूरी तरह स्पीड कर चुका है, लेकिन जैसे इसके अंदर अपमूव स्टार्ट हो जाएगी हम यहाँ पर मेटल इंडेक्स के अंदर या फिर मेटल स्टॉक के अंदर भी अपमूव एक्सपेक्ट कर सकता है। हालांकि अगर आप मेटल स्टॉक बाय करना चाहते हो तो ये कोई ख़राब टाइम नहीं है। मेटल स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी टाइम वाइज करेक्शन हो चुकी है। जैसे ही कॉपर का आप चार्ट देख रहे हो, मेटल के स्टॉक भी कुछ ऐसे ही करेक्शन कर रहा है, तो मेटल के अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है, कॉपर के अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है। निफ्टी मेटल के अंदर बस एक कन्फ्यूजन है, तो आप मेटल सेक्टर को बाई कर सकते हो। आप चाहे तो एक स्मॉल कैश भी बाई कर सकते हो, क्योंकि मेटल सेक्टर का कोई ETF मौजूद नहीं है, तो स्मॉल कैश चाहे तो आप बाई कर सकते हो, उनके अंदर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो एक बार बजट की भी चर्चा कर लेते हैं। बजट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यानी केपेक्स साइकिल। केपेक्स साइकिल के लिए ऑलमोस्ट 35% की इंक्रीमेंट की गई है और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 7.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है। और गवर्नमेंट के हिसाब से इसका मल्टीपल इफेक्ट होगा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स।
अगर इसका 3 टाइम्स इफेक्ट होगा तो इसका मतलब है 22.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है। उतने पैसे अगर इंडियन मार्केट्स के अंदर आते हैं तो इसका मतलब है कि काफ़ी बड़ी कैपेक्स साइकिल शुरू हो सकती है। यहाँ तक कि और एक न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुमार मंगलम बिरला जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के ओनर है, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, एबी कैपिटल, एबी फैशंस, बहुत सारी कंपनीज हैं उनके पास। तो उनकी एक स्टेटमेंट जारी हुई है, उनके हिसाब से भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कैपेक्स साइकिल की शुरुआत हो सकती है। राकेश झुनझुनवाला की भी स्टेटमेंट हमने बहुत बार सुनी है, उनके हिसाब से भी या फिर उनके स्टडीज़ के हिसाब से इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कैपेक्स साइकिल शुरुआत हो सकती है। तो इंडिया के अंदर एक कैपेक्स साइकिल अगर शुरू होती है तो ये 7.5 लाख करोड़ काफ़ी हेल्प करेंगे उसको इफेक्ट देने में। वहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट और जॉब से भी क्रिएट होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट के भी इशू कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर हम कैपेक्स साइकिल के और डिटेल में जानें तो कैपेक्स साइकिल के अंदर जैसे ये डिसीजन अनाउंस हुआ था उसी दिन के अंदर मेटल स्टॉक ने बहुत बड़ी रैली की थी। मेटल स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के अंदर काफ़ी बड़ी रैली थी और मेटल स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है। आप मेटल स्टॉक को भी ट्रैक करते रह सकते हो, अगर आप चाहे तो मेटल स्टॉक बाय कर सकते हो, ये कोई ख़राब टाइम नहीं है। मेटल स्टॉक को आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और एक बात यहाँ पर जान लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यहाँ पर और एक डिसीजन अनाउंस किया जो कि है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति का मतलब है यहाँ पर 7 इंजिन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा गया। 7 इंजिन्स का मतलब है रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खास ध्यान दिया गया। और जैसे यह डिसीजन भी अनाउंस हुआ, एल&टी ने ऑलमोस्ट 4% की रैली दे दी थी। मार्केट हालांकि उतना ऊपर नहीं गया, लेकिन एल&टी या फिर बाकी इंफ्रा स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी रैली दिखाई दी थी। और इंफ्रा स्टॉक के अंदर ही होता है सीमेंट। सीमेंट में हालांकि थोड़ी सी करेक्शन बची है, टाइम वाइज करेक्शन बची है, इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन सीमेंट के अंदर भी बहुत बड़ी मूव आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से ही बहुत अच्छा है और मेटल के अंदर करेक्शन ख़त्म हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट, ये तीनों सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिखा सकते हैं और इनके अंदर बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर। केपेक्स साइकिल एक रीज़न हो सकता है, लेकिन और एक रीज़न ये भी है कि इनके अंदर बहुत पहले से आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखी थी, ये काफ़ी अच्छे से अंडर परफॉर्म करते आ रहे थे। अगर आप 2008 से लेकर 2019 या फिर 20 तक कैलकुलेट करो, अब जाकर उनके अंदर आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एक डिसीजन अनाउंस हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज बिल्ड करने का डिसीजन लिया है। अब इस डिसीजन के कारण सीमेंट भी और थोड़ा इंक्रीज़ होगा, सीमेंट की कंजप्शन बढ़ेगी, तो सीमेंट के अंदर भी अच्छी चाल आ सकती है, मेटल भी उसके साथ चल सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इसकी बहुत बार लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया हुआ था कि कॉमन मैन के लिए टैक्स स्लैब के लिए कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 18% से कम करके 15% पे आ गया। आपने बहुत लोगों को सुना होगा इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए और बहुत लोगों को ये भी सुना होगा सपोर्ट करते हुए। जिनको इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे उनको भक्त बोला जाएगा। हमें उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आती है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी बढ़ोतरी आ सकती है। अब इसका मतलब है कैश और रिजर्व हो सकते हैं। कैश रिजर्व होने का मतलब है कि एसेट बढ़ सकते हैं, एसेट बढ़ने का मतलब वैल्यूएशन और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस के अंदर अपमूव आ सकती है, तो स्टॉक प्राइस के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। अब इस डिसीजन के ऊपर कोई कुछ भी कहे, लेकिन मार्केट के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर कम होता है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट के अंदर राइज आ सकता है।